तो भाई आज अपने साथ है राजेश तंवर भाई, हाय जिसकी जर्नी भाई बहुत ही ऐसे अप्स एंड डाउन है भाई। पहले जी। एनआईटी, हाँ पहले टेक एनआईटी, फिर टेक जॉब, फिर एमबीए, अब एआई स्टार्टअप में काम कर रहा है भाई। तो मैं राजेश को ही बोलता हूँ भाई कि 30-40 सेकंड में भाई एक बार अपने बारे में बता दे, अपनी जर्नी ठीक के है। बारे में थोड़ा बहुत। तो भाई शैलेंद्र ने बताया थोड़ा, बट उसने पूरा कवर नहीं किया। इससे भी कुछ और ज्यादा नीचे वाला स्टोरी मैं बता देता हूँ। मैं जयपुर में नहीं रहता, इवन तो सबको पता है कि मैं जयपुर का हूँ, बट जयपुर के भी रिमोटेस्ट जो एरिया होता है, जो कस्बा भी नहीं बोलते, ढाणी जिसको बोलते हैं, उस ढाणी से मैं आया। तो वहाँ से फिर मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ से फिर मैं कोटा गया, कोटा में इंजीनियरिंग की, इसकी तैयारी करी, जेई की। फिर उसके बाद में एनआईटी में एडमिशन लिया, वहाँ से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करी। फिर 2 साल जॉब किया, फिर सोचा कि अब कुछ और बड़ा किया जाए, तो एम टेक के लिए गेट की तैयारी करी। तो गेट क्लियर हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि गेट को बैकअप लेके फिर गेट की तैयारी करी। फिर जब गेट का क्लियर हो गया तो फिर मैंने गेट का छोड़ दिया। फिर मैंने आईएम लखनऊ में एडमिशन ले लिया। गेट इसलिए छोड़ा कि भाई दोनों टेक टेक वाले टैग हो जाएंगे, एनआईटी और आईआईटी, तो उसका कुछ ज्यादा रिलेवेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने एमबीए और क्या बोलते हैं एम टेक प्रेफर किया। ओके, तो भाई ये तो बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल जर्नी है भाई कि तू एक फार्मर फैमिली से प्रॉपर, जहाँ पे मतलब कोई खास एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, और फिर आई थिंक तू अकेला ही बंदा होगा भाई अपने आसपास या गांव में जहाँ कोई हाँ एनआईटी भाई, ले रहा होगा। मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को ये स्टार्टिंग में स्ट्रगल भी होती थी कि मैं किससे इंस्पायर हूँ या किसी से गाइडेंस लूँ, तो वो कोई था ही नहीं। तो जो भी किया अपने आप में किया। फिर एक बार जो इसका फार्मर वाला तो अभी जो दे रहा था एग्जांपल, इसका एक बार और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था हमारे आईएम लखनऊ में। यहाँ पे एनुअल जो मैराथन होती है, तो उसमें तू तो मैराथन रनर है, तो वैसे हमारे आईएम में बहुत सारे थे। तो मेरे को पता चला कि कल इंडिपेंडेंस डे पे मैराथन रनिंग है, तो मैं भी भर दिया भाई फॉर्म की, मैं भी आऊंगा। सुबह 6 बजे उठ के जाना था, हमारे को तो 7 बजे उठने की आदत पड़ी हुई थी, तो मैं उठ गया भाई जल्दी। अब वो लोग तो क्या करते हैं, जो मैराथन रनिंग करते हैं, वो पहले वार्म अप करके कुछ कुछ एक्सरसाइज करते हैं। मैं तो सीधा जाके भाई वो यहाँ पे चिपकाते हैं कुछ, वो चिपका के खड़ा हो गया वहां पे, हाथ में वो भी बोलते हैं भाई उसको। मेरे को बिप चिपका दिया, यहाँ पे 69 करके, यहाँ 79 करके कुछ नंबर दिया था, तो वो बिप चिपका के मैं खड़ा हो गया। अब वो लोग बोले कि अरे कुछ वार्म अप कर ले, तो मैं बोला भाई कैसे करना है, तो वो साइड में ले गए, तो बोले कि हाँ 2-4 मिनट ही बचे हैं अभी, तो कर ले, तू भी कर ले, हम सबने तो पहले कर लिया। तो बोला ठीक है, तो अब फिर रनिंग स्टार्ट हो गई बिना वार्म अप के ऐसे। तो भाई मैं दौड़ा तेज। तो जो मैराथन रनर था, जो डेली उसका यही काम था भाई, वो तो डेली दौड़ता था, तो भाई मैं उसको पीछे छोड़ दिया। तो लास्ट मोमेंट में हमारा 1-2 सेकंड का डिफरेंस रहा था। तो मैं इसमें जैसे ही जो हमारा ट्रैक रहता है, तो मैं, वो बंदा इस साइड में था, मैं उसके क्रॉस करके दूसरे वाली लाइन में आया। तो वो जो क्रॉसिंग का टाइम था ना, उसी में वो आगे निकल गया। बट वो मेरे को बाद छोरा भाई, देसी सुन गुज्जर छोरा। मेरे को बाद में पकड़ के पूछता है कि भाई तू कैसे निकल के आगे, तेरे को तो मैं कभी दौड़ता हुआ नहीं देखा। मैं बोला मैं तो गांव से हूँ, ऐसे होता है रैंडम, और गाय से भी तेज दौड़ना पड़ता है, तब जाके गाय को पीछा करेगा। इसी टाइप की फैमिली से आता हूँ, ऐसी जगह से आता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है भाई कि एनआईटी क्या है, आईआईएम क्या है। इंडिया में भाई सबको पता है कि इंडिया के हाँ, अरे मैं बताता हूँ, मेरे गाँव में आईआईटी को आईटीआई बोलते हैं, कि फलाने का लड़का आईटीआई से कुछ कर रहा है। अरे भाई बीटेक कर रहा हूँ आईआईटी एनआईटी से, तुम आईटीआई से कंपेयर कर दो भाई। आईटीआई कहाँ जमीन पे लेटा हुआ वो, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये आकाश में। और आईआईएम ऐड हो गया भाई, अब आईआईएम उनको पता ही नहीं होगा भाई। आईएम तो उनको पता भी नहीं है एग्जैक्टली। तो भाई एक मतलब में क्या था ना बना दिया भाई एनआईटी भाई, तो आईएम में मैं देख कि सारे बिजनेस फैमिली वाले लोग आते हैं इधर, जिनका इंडिया किसी ना का किसी तरीके 0.1% ऑफ उसमें होगा, तो अभी आई थिंक यहाँ पे जो भी बंदा होगा ना, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड होगा, बिजनेस ही होगा। अपने जैसे देसी फैमिली वालों को नहीं पता भाई मेरे पापा पूछते हैं गुज्जर कितने हैं तेरे वहाँ पे, मतलब गुज्जर छोड़ो अपने जैसे ही नहीं है वहाँ पे, मैं ही अकेला हूँ भाई। अपनी मतलब इस टाइप की जो कम्युनिटी है ना भाई, जाट यादव गुज्जर, भाई यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे भाई ये सब पढ़ाई में कोई बिलीव नहीं करता कि इतने, और अगर इनको पढ़ाई भी करवानी है, ये किसकी करवाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, ये कंपटीशन की तैयारी कर ले, तो मास्टर बन जा, तो पुलिस बन जा, तो फौजी बन जा, बढ़िया ब्राह्मण वो बोलते हैं कि उन सबके लिए ये चीजें बनी है, हमारे लिए नहीं है। आई एम ब्रेकिंग दैट मिथ कि नहीं, ये हमारे लिए भी है। सैल्यूट है भाई। आई थिंक तेरा कुछ गुज्जर महोत्सव में नाम वाम भी आया था और तेरे को सम्मानित भी किया गया था, कुछ क्या सीन था वो? हाँ, हमारे यहाँ पे देव नारायण जी का मेला लगता है, तो हर साल होता है, तो वहाँ पे जो भी गुजरों के जो भी प्रतिभाशाली लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको वहाँ पे सम्मान देते हैं। तो जब तो पता लगा होगा ना तेरी सोसाइटी में कि हाँ अब तो कुछ इसने किया है, पता नहीं वो लोग सुनते भी हैं कि नहीं, वहाँ पे बस वो सब अपना अपना लेने के लिए जाते हैं। कुछ लोग वहाँ सुनते भी हैं कि यार मेरी लड़की की शादी करनी है, किसी कोई लड़का मिलेगा इधर में जो कुछ अच्छा अचीव किया हो या ऐसा ही कोई लड़का वाला भी सोच रहा होता है कोई ऐसी लड़की मिलेगी इधर में, तो हो सकता है लोग ध्यान दे रहे हो। तो भाई अपनी जो कम्युनिटीज है भाई, ये फार्मर टाइप की कम्युनिटीज है, इनमें तो शादी का जो वैल्यू है, रेपो है, वो गवर्नमेंट जॉब से है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम सही भाई। गवर्नमेंट में अगर चपरासी भी बन गया ना, जो क्या बोलते हैं लेवल 4 का जो नौकरी होता है, उसकी भी जो हमारे वाला जॉब है ना, उससे ज्यादा वैल्यू होती होगी। नहीं, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा किसी भी जॉब की, मतलब मेरे अंदर सबकी रिस्पेक्ट है, कोई भी जॉब हो, बट स्टिल इनकी तो बहुत ही कम वैल्यू है भाई। मतलब आईआईएम को तो कुछ मानते ही नहीं होंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एनी जॉब इज इररिलेवेंट, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा कि उनके नजर में जो तू सॉफ्टवेयर कोडर है, वो अमेजन में है, गूगल में है, उनको नहीं मतलब भाई, उनके लिए वो जो ग्रुप डी वाला जो बंदा है ना, वो भी तेरे से ऊपर है कि नहीं भाई सरकारी नौकरी है, स्टेबल जॉब है। अब ये स्टेबल वाला मेरे को कंसेप्ट कभी समझ नहीं है भाई। तेरे को आज अमेजन निकाल देते हैं, कल को तू माइक्रोसॉफ्ट में चला जाएगा, परसों तो गूगल में चला जाएगा। क्या ये स्टेबिलिटी वाला क्या है? 2 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, 2 महीने में नई जॉब ढूंढ लेता है बंदा, गवर्नमेंट जॉब कर लेता। मतलब मेरे घर वाले इतना नहीं बोलते,
सोसाइटी मतलब बोलती है जो मेरे आसपास के लोग हैं। गवर्नमेंट घर वाले तो अब समझ गए कि नहीं बंदा सही लाइन में है। अब घर वालों ने वो देख लिया ना, पैसा नहीं, देख सही लिया। रियल तो मैंने उनको मतलब अपनी सैलरी स्लिप वगैरह दिखाई नहीं है कभी। अभी एक बंदे की मैं इंस्टा पे रील देख रहा था, वो जयपुर का था शायद, तो वो कह रहा है कि रोज मेरी आंटी कहती है कि भैया जी आप क्या करते रहते हैं, आपने गवर्नमेंट की तैयारी क्यों नहीं करी, आपकी शादी वादी हो जाती है, किसी अच्छे घर से लड़की मिलती है, अभी तो ढूंढो, तुम ही ढूंढो, कोई नहीं मिलेगी तुमको, तो तुम ठीक ठाक तो कमा लेते हो ना, तुम्हारा खर्चा वर्चा चल जाता है। तो वो बोल रहा है कि रोज ताने मारती रहती थी। एक दिन मेरे को गुस्सा आ गया, तो मैं बोला कि अरे सैलरी स्लिप देख लो। तो भाई वो बोल रहा है कि उसको जैसे दिखाया वो बेहोश हो गई कि ये एक साल में इतना ही मिलता है क्या, तो बोला कि नहीं 1 महीने का है। बोल रहा है भाई इतना ये मिलता है मतलब ये सच बता, मतलब तू ये केवल रील के लिए तो नहीं बोल रहा ना? नहीं, रील देखिए भाई। तो वो कह रहा है कि भाई जब वो उस लेडी को लग रहा था जो भी उनकी हाउसमेट थी कि ये इसका महीने का वो साल भर का सैलरी है, तो बोला कि नहीं ये महीने का है। तो भाई वो बोलते कि अब तू हमारे लेवल से बाहर है, तो तू खुद ही लड़की ढूंढ, हम नहीं ढूंढ रहे। पहले भी हम बोलते थे, पर अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि तेरे लायक लड़की हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो मैं तो चाहता भाई, मेरे घर वालों का पता नहीं जो भी पर्सपेक्टिव है, पर मैं तो चाहूंगा कि मेरी शादी एकदम मिनिमलिस्टिक हो। क्योंकि अगर तुम बड़े लोग हो जिसकी तरफ अगर सोसाइटी देखती है, तो तुमको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि शादी इस तरीके से भी की जा सकती है। जो पूरे फैमिली में जो प्रेशर आता है ना, वो खत्म हो सकता है। लड़कियों को क्यों मारते हैं लोग कि भाई शादी में खर्चा होएगा इतना ज्यादा, वो सब करके, तो उसी की वजह से जो एबॉर्शन वगैरह होता है वो उसी की वजह से होता है। वरना लड़की तो भाई काम करती है, वो भी पढ़ लिख लेती है, लड़के की तरह क्या प्रॉब्लम है। तो तू दहेज लेगा? दहेज तो पता नहीं, सामने वाला देता है भाई, हम नहीं लेते, मांग के कोई नहीं लेता है। यहाँ पे क्या होता है ना, ये भ्रांति बोल सकते हो उसको, कि लोग ऐसा फील करते हैं जो आउटसाइड ऑफ राजस्थान है कि मांग के लिया जाता है, बट ये मांगने वाली प्रॉब्लम और बहुत सारी स्टेट्स में, राजस्थान में इतना नहीं है। हमारे यहाँ पे देंगे तो तू लेगा कि नहीं लेगा ये बता? हमारे लोग खुद के प्राइड के लिए देते हैं कि नहीं, वो सोसाइटी में स्टेटस दिखाने के तो लिए। तू लेगा कि नहीं लेगा ये बता साफ साफ। भाई मैं तो नहीं लेना चाहता, मैं तो बताया अभी कि मैं तो मिनिमलिस्टिक रखना चाहता। चाहता मत बोल भाई, अगर दे रहे हैं तो मना करेगा कि नहीं मना करेगा ये बता साफ साफ। नहीं, सामने वाला दे रहा तो वो उसकी रेस्पेक्ट है, मना नहीं करेंगे। गलत है भाई, गलत नहीं है भाई, मैं क्या, तू कह रहा गलत है भाई। अगर तू खड़ा रहना भाई अपनी बात पे कि भाई नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए भाई, दे भी रहे तो भाई मना है, साफ मना है। ठीक है भाई, मैं एग्जांपल ट्राई सेट करना भाई फिर ये भी। भाई ट्राई मार लूंगा, सही है, एक बार ट्राई क्या मारना है भाई, तू खुद इंडिपेंडेंट है भाई, तू आईआईएम से पढ़ा हुआ है, तू कितने 26-27 साल का तू हो गया है। अरे उधर में एक और प्रॉब्लम आती है ना इसमें, तू समझ नहीं रहा उसको। वो कहते हैं कि यार हमारी मार्केट में इज्जत है, वो तेरी इज्जत ही नहीं देख रहे, वो कहते हैं कि हमारी भी मार्केट में इज्जत है। हमको लोग क्या बोलेंगे कि भाई कैसे शादी करिए, इतने पैसे वाला होके ये क्या शादी करिए, ये तो गरीबी कर देता है। ये वाला जो कमेंट है ना, तो उनके ईगो को हर्ट करता है। तो बहुत सारे लोग उनकी कैपेबिलिटी है तो तू मतलब ठीक है ले सकता है ऐसा कुछ। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, कि सामने वाले की अगर कैपेबिलिटी नहीं है, अगर मेरे को ऐसी फैमिली की लड़की से रिश्ता आता है जिनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई वांट कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे भी नीचे की हो। कि मेरे यहाँ से मान लो शादी में 500 लोग जाते हैं, हम बोलेंगे नहीं 100 ही लेके जाएंगे हम तो। ये ठीक है भाई, बाकी मुझे नहीं, हाँ ये ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता कि मतलब कि वो रिस्पेक्ट वाली चीज कैसे काम करती है, तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है चल, अब मतलब अब टेक्निकल बातों पे आते हैं भाई, मतलब मेन मुद्दे कि ये बता आईआईएम जाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है मेन? आईआईएम जाने के लिए भाई कुछ नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और थोड़ा पढ़ाई में बंदा अच्छा होना चाहिए, ये 2 चीजें हैं। तो ये तो मेरे को वो लगती है, ये रटी रटाई बात, जो एक बार सक्सेसफुल हो जाता है ना वो सेम बात ही बोलता है, कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो। और क्या चाहिए भाई? ये थोड़ी है कि जिसका एक बता, जिसका क्लियर नॉलेज का मतलब ये थोड़ी है कंसिस्टेंट नहीं रहा, हार्ड वर्क नहीं किया। नहीं देख, इसके लिए मैं मतलब अपना वो बताता, प्रॉब्लम कहाँ थी कैट के अंदर में। कैट का जो एग्जाम है ना बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, कि इस साल कुछ आ रहा है और मैं सेम बंदा एग्जाम देगा, इस साल ही उसके 80% आएगा, नेक्स्ट ईयर देगा 90 आएगा, थर्ड ईयर देगा तो उसके 70 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 90+ ही लाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पे LRDI करके एक सेक्शन आता है, तो उसके अंदर भाई तेरे से एक सेट सोल्व हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आईआईएम में ये मैटर करता है कि प्रीवियस कॉलेज कौन सा था, 10th की सीजीपीए की? ये एकदम मैटर नहीं करता तुम्हारा 12th में सीजीपीए क्या है, तुम्हारा प्रीवियस कॉलेज क्या है, ड्यूरिंग द एमबीए जर्नी ऑफ 2 इयर्स। बाद में मैटर करता है वो भी बताऊंगा, बट 2 इयर्स के अंदर में ये कभी मैटर नहीं करता। और इसका एडवांटेज भी, अगर तुम अननोन कॉलेज से हो और किसी अननोन कोर्स से हो ना, तो तुमको एडवांटेज मिलता है ड्यूरिंग द एडमिशन। जैसे हम इंजीनियर्स को 10 मार्क्स का माइनस तो ऐसे हो जाता है कि तू इंजीनियर है, फिर 10 मार्क्स का माइनस इसलिए हो जाता है कि तू मेल है, तो 20 नंबर का एडवांटेज, वो डिसएडवांटेज तो हमको पहले ही मिल जाता है। तो अगर लड़की है और किसी अननोन कोर्स से है, जो भी कोर्स बीएससी वगैरह जो भी बोलो तुम, बीए वाले जो रहते हैं या डॉक्टर वाली स्ट्रीम से रहते हैं या फैशन डिजाइनर करके, तो इन सबको एडवांटेज रहता है हमेशा एमबीए के एडमिशन से, क्योंकि ये कॉलेजेस जो है आईएम्स, ये डाइवर्सिटी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत सारे मतलब देखते हैं कि मतलब जो कैट के टॉपर्स वगैरह होते हैं, आईआईटीएंस एनआईटीएन ये होते हैं, उसका कैट का टॉपर होना एक अलग चीज है, ओवरऑल जो एग्रीगेट स्कोर बनता है उसका टॉपर होना अलग चीज है। तो कोर्ट का जो कैट का जो वेटेज रहता है ना, वो अराउंड 40% ही रहता है। फिर बाकी इंटरव्यू और ये जो अलग अलग उन्होंने क्राइटेरिया बना रखे हैं कि तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तुम कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम से हो, फिर तुम इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, तुम मेल हो फीमेल हो, तो ये सब चीजों पे भी वो नंबर देते हैं। फिर एक और आता था कुछ कॉलेजेस में जैसे ऐसे होता है जहाँ पे 12th का स्कोर देखते हैं। तो मेरा कोझिकोड वाला इसलिए नहीं हुआ था, बल्कि कोझिकोड लखनऊ से नीचे ही आता है, बट उन्होंने मेरे को कॉल भी नहीं किया था, बिकॉज मेरे 12th में 79.66 थे और उनको 80+ चाहिए। तो यही तो मैं जैसे पूछ रहा था कि 0.33 का जो मार्क्स डिफरेंस है ना, इसकी वजह से मैं पूछ रहा था कि आईआईएम में जाने के लिए, आईआईएम में एडमिशन कॉल्स आने के लिए 10th के नंबर, 12th के नंबर, कॉलेज की सीजीपीए, कॉलेज का ब्रांड नेम, ये सब मैटर करता है कि नहीं करता? ये तो पूछ रहा था। ब्रांड तो कभी नहीं मैटर करता, सीजीपीए वगैरह मैटर करता है और मार्क्स मैटर करता है, बट कुछ कॉलेजेस में करता है, कुछ में नहीं करता। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है एडमिशन। समझ गया। अगर तुम्हारे 12th और ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है तो तुम आईआईएम उदयपुर जाओ,
वो 5% से भी कम वेटेज देते हैं दोनों को मिला के। बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है इंजीनियर्स को IIM के एडमिशन प्रोसेस में। 20% तो तुम्हारे पहले से माइनस हो गए। और जॉब एक्सपीरियंस का कितना वो रहता है परसेंटेज? इसका भी रहता है 5 से 10% रहता है। तो ये भी IIM टू IIM डिपेंड करता है कौन कितने किसको वेटेज देता है। जैसे ये लखनऊ वाला जो है ये 24 से 36 महीने का जो वर्क एक्स है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तू NIT कुरुक्षेत्र से कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है जो वन ऑफ द टॉप NITs है और उसमें भी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस जो एक टॉप ब्रांच है, ठीक है। तो कोडिंग प्रोफाइल ही मोस्टली लोग चूज करते हैं, CTO वाली साइड है, टेक्निकल साइड उसका कोई रिलेवेंस नहीं था यहाँ पे। लेकिन तू क्यों गया? तू तो मतलब पहले टेक में था ना, तूने टेक वाली जॉब क्यों छोड़ी? तू IIM क्यों गया? मैनेजमेंट क्यों किया तूने? MBA क्यों किया? हाँ, तो इसके 2-3 रीजन है। एक तो कोडिंग में मेरे को बहुत ज्यादा मजा नहीं है, क्योंकि कोडिंग जो भी जॉब है वो ऐसा है कि इंटरेस्ट ड्रिवन है। अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो तुम नहीं कर पाओगे, सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। और अगर तुमको इंटरेस्ट है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि तुम CS से हो या नॉन CS ब्रांच से हो। और तू अपना एग्जांपल भी देख सकता है कि तू इलेक्ट्रिकल से होके तू अमेजन में गया है, जहाँ पे टॉप कोडर्स जाते हैं। CS में भी ऐसा नहीं कि सारी CS वाले अमेजन में पहुंच जाते हैं, 2 से 5% लोग ही CS वाले अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में पहुंच पाते हैं, वहां तू गया। थैंक यू भाई। ये सारा जो है इंटरेस्ट ड्रिवन है कोडिंग का जो भी फील्ड है। तो मेरे को इतना मजा नहीं आया कोडिंग में, और सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को भी इंटरेस्ट आना चाहिए था, मैं CS से हूँ तो क्यों नहीं आया, तो ऐसा नहीं। और मेरा कोडिंग में वैसे कोई एक्सपोजर नहीं था। जैसे जो CBSE वाले लोग आते हैं तो उनका क्लास 8 से शायद ये कोडिंग वाला फील्ड स्टार्ट हो जाता है, कुछ कुछ उनको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं था भाई, मेरे घर में ना लैपटॉप था, मैं कभी कोडिंग का C भी नहीं जानता था। तो मैं तो पहली बार ही, क्योंकि सब मार्केट में ही करते भाई कंप्यूटर साइंस का बहुत वो है, क्रेज है। तो मैं देखा मैं भी क्रेज में जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्रगल किया, हमने मतलब वंडरफुल ग्रेड से हमने NIT से पास आउट किया, बट उसमें मजा नहीं आया। तो ये इंटरेस्ट नहीं लगा, तो फिर मैं सोचा कि या तो MTech कर लेता हूँ। मेरे को इंटरेस्ट है डाटा साइंस और AI वगैरह में। तो मेरे जो सारे प्रोजेक्ट थे NIT के टाइम पे भी, तो वो मैंने सारे इसी में किए थे, डाटा साइंस वगैरह में। तो हमने एक पेपर भी पब्लिश किया था, मैंने, ऋषभ ने और अमित ने, तो वो भी डाटा साइंस में था। फिर मैं सोचा कि भाई उधर से तो मिला नहीं डाटा साइंस में, तो मैं सोचा MTech कर लेता हूँ डाटा साइंस में, अगर टेक में ही रहना है तो। फिर MTech का मैंने गेट दे के क्लियर कर लिया। फिर मैंने सोचा कि भाई MBA का मैनेजमेंट का एक बार ट्राई मार लेते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो MTech कर ले। तो हो गया लक के लिए, तो मैं फिर इधर आ गया। तो हमेशा मैनेजर बनने का वो शौक था। जैसे आपने जो मैनेजर को गाली नहीं देते कि साला इसको कुछ नहीं आता फिर भी ये मेरे से ऊपर बैठा हुआ है, तो वो था कि इसकी जगह जाना है मेरे को, कि ये कुछ नहीं करता, सारा काम बंदा हो गया यार। ये काम कुछ नहीं करता, कुछ नहीं है, करवाता है सारा। तो मेरे को ऐसा बनना था कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, करवाऊंगा सबसे। तो ये तो फिर वो हो गया ना कि तू तो टाइटल ड्रिवन बंदा हो गया, तू पर्पस ड्रिवन बंदा नहीं है। नहीं, पर्पस भी है ना भाई, पर्पस तो बता ही दिया। मैनेजमेंट वालों की लाइफ रिलैक्स रहेगी क्या? कोडिंग वालों से रिलैक्स तो रहती है भाई, देख इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। दिमाग और क्या बोलता है उसको, क्लाइंट से कैसे डील करना है, ये तुमको बस सीखना है। और तो ठीक है, मतलब हम तगड़ा कुछ कर रहे हैं भाई कि डर के। हाँ भाई, दिमाग का और पसीने का काम तो हमेशा कोडर्स का रहेगा बैकग्राउंड में। तो मतलब मजदूरी वाला काम हमारा, ये कहना चाह रहा है? तुम लोग ठेकेदार हो। हाँ एकदम। तुमको लेबर बना के रखना है हमेशा। जो भी कोडर लोग हैं उनको एज ए लेबर ही ट्रीट किया जाएगा, तू मान या मत मान, वो ऐसा ही। ठीक है, समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये समझना है कि जो IIM से MBA होती है बहुत कॉस्टली होती है, और तू एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो तेरे पास ऑलरेडी एक टेक की जॉब थी, ठीक है, जिसमें तू अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। तो ये डिसीजन कैसे ले कोई बंदा कि एक तो 2 साल की बंदा अपनी सैलरी छोड़ रहा है, कि मान ले किसी की 20 लाख की नौकरी, तो 40 लाख रुपए वो छोड़ रहा है, प्लस जो MBA की फीस है, मतलब जो भी होगी 20-30-40, वो तू बताएगा मुझे, तो 80 लाख के आसपास बंदा खो रहा है, ठीक है। तो वही मतलब अगर टेक में ही बेटर करता तो और ज्यादा पैसे कमा सकता था। तो वो डिसाइड कैसे करे, तूने डिसाइड कैसे किया? हाँ, तो इसमें जो तू अभी बात करना है ना, इसको हमारे टर्म्स में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैनेजमेंट के टर्म्स। तो ये हमको पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम केवल जो लोन ले रहे हो, अभी जैसे मैं अपनी फीस बता देता हूँ, तो कॉलेज की जो IIM लखनऊ की फीस थी वो 25 लाख के अराउंड, और फिर तुम्हारा जो पर्सनल खर्चा है वो सब मिला के अराउंड 2 साल की 25 है। हाँ, 2 साल की 25 है। और 2 साल में तुमने जो भी पर्सनल खर्चा किया इधर उधर जाने वाने में, तो टोटल मिला के तुम्हारा अराउंड 30 लाख का खर्चा बन जाता है। तो ये कोई भी घर से तो नहीं देता है, सब लोग लोन लेते हैं। सारे बैंक लोन जो रेट है वो बहुत यहाँ पे सस्ती है, क्योंकि तुम एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आए हो, तो वो 7% से भी नीचे का इंटरेस्ट रेट रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने तो मजबूरी में लोन लिया, बट जो अमीर फैमिली के लोग आते हैं वो भी लोन लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि उनका जो भी कैपिटल है, जो भी उनके फादर्स ने कमाया है, वो जो ये 7% इंटरेस्ट रेट है, इससे ज्यादा रिटर्न उनको कहीं और दे रही है। उन्होंने रियल एस्टेट में लगा रखा हुआ है, स्टॉक मार्केट में लगा रखा होगा, तो वहाँ पे उनको 10-15% या 20% के रिटर्न मिल रहे होंगे। तो वो नहीं चाहते कि उस कैपिटल को छेड़ के ये इधर में एजुकेशन में लगाएं, जहाँ पे उनको लोन मिल जा रहा है 7% के रेट पे। तो ये तो फीस का हो गया। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे ऐसे देखा है जिनका 30-30 लाख या 40 लाख वो पहले से कमा रहे थे, फिर भी वो जॉब छोड़ के, क्योंकि एक तो जो मैंने बताया कि इंटरेस्ट उनको नहीं लग रहा था वो जॉब में, जो भी फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वो सोचे कि मेरे को भी अब मैनेजर बनना है। दूसरा चीज ये कि भाई अगर जो तू कोडर वाली बात कर रहा है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एंगल आता है केवल कोडिंग वाली लाइन में आता है। कोडर्स को स्टार्टिंग में पैसा बहुत मिलता है, लेकिन बाद में जो ग्रोथ रेट है ना उनका, पैसे का जो हाइक वाला रेट है वो स्लो हो जाता है। मैनेजमेंट में उल्टा होता है। पहले मेरे को बोल देते हैं, मैनेजमेंट में उल्टा होता है। स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा कम रहे, लेकिन बाद में उनको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। 5-6 साल बाद में उनको हर कंपनी को चाहिए होता है कि ये बंदा मैं ले लूँ,
कितने भी पैसे ले, तो उस टाइम पे पैसे का रिलेवेंस ही नहीं रहता। फिर वो तुम्हारा उसके अंदर में आ जाता है कि इसको मैं अपना पार्टनर बना लूँ। बहुत सारे जो स्टार्टअप होते हैं वो चाहेंगे कि तुमको अपना पार्टनर बना के वो अपना बिजनेस ग्रो करे, तो उस टर्म्स में लोग देखते हैं। यहाँ पे केवल वो ऐसे नहीं देखते कि मैं कितना लूज कर रहा, तो वो वाला कोई देखता नहीं। तो बट तूने मतलब इतने गट्स तेरे अंदर कैसे आई? मतलब एक तो तू 2 साल की सैलरी छोड़ रहा है, प्लस तू लोन लेके और पढ़ रहा है, और आई थिंक तूने कॉलेज में भी एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की थी। कॉलेज वाला जो बीटेक वाला था वो तो मैंने घर से दे दिया था। अच्छा, हाँ, तो मतलब तू एक तो 2 साल की सैलरी छोड़ रहा है, प्लस हम्बल बैकग्राउंड से है, प्लस तू सैलरी छोड़ के और लोन ले रहा है, तो वो कॉल कैसे लिया तूने? तो ये कॉल तो वैसे लिया कि भाई मेरे को भी एक तो मैनेजर बनने का चुल था कि भाई मैं मैनेजर बनूंगा, तो मैनेजर बनना मतलब तू लगा देगा 40 50 60 70 80 लाख। और बता रहा हूँ, तो एक होता है कि मेरे को एमटेक में ये बेनिफिट था, मेरे को किसी ने बताया भी था, और मेरे को पता था कि एमटेक अगर करता है कोई बंदा तो उसको सामने से पैसा मिलता है, और एमबीए तू करेगा तो तेरे को पैसा देना पड़ेगा। एमटेक में तो पैसा गवर्नमेंट देती है तुमको, 10-12 हजार हर महीने का देती है। करेक्ट। और एमटेक के बाद भी तुम्हारे को टेक वाली अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। तो मेरा ऐसा था कि एमटेक इसलिए नहीं करना भाई, दोनों टेक वाले बैकग्राउंड हो जाएंगे कि एनआईटी से तूने एमटेक वो बीटेक कर रखा है, अभी किसी आईआईटी से तू एमटेक कर रहा है, तो टेक कोई रिलेवेंस नहीं रखेगा फ्यूचर में। करेक्ट। दूसरा ये था कि एमबीए अगर तू कर लेता है तो जैसे ये नहीं होता कि नेता बनना है अगर तुमको, तो तुमको थोड़ा डाइवर्सिफाइड दिखना पड़ेगा। तो वैसा वाला कि भाई बीटेक किया है एनआईटी से, एमबीए किया है आईएम से, तो वैसा वाला अगर तुम सोसाइटी में कभी जाते हो, अगर मैं नहीं करा कि मैं अगर जाऊंगा तो बट अगर कोई सोसाइटी में इन लॉन्ग टर्म अगर ये प्लान करता है तो उसके लिए भी ये रिलेवेंट है। खतरनाक है भाई तू, मतलब तू ये भी रहेगा कि मतलब तू पॉलिटिक्स में जा सकता है? नहीं, उधर जा सकता है, कभी ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अब ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तू बोला कि मैनेजर बनना था, भाई मैनेजर तो टेक वाले भी बनते हैं, मतलब अमेज़न में या किसी मैनेज किया है? अब तू सही पॉइंट पे आया, इसका मैं बताता हूँ। मैनेजर अगर टेक से बनना है ना तो उसको 7 से 8 साल लग जाते हैं, और मिनिमम 6 साल तो लगेंगे। इधर से तुम कमाता जा रहा है ना भाई, ठीक है, इधर से तुम डायरेक्ट मैनेजर बनोगे, और तुम्हारा जो प्रमोशन लेवल है ना वो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी होता है। टेक में मैनेजर बन जाएगा, फिर तेरे को 2-3 साल वेट करना पड़ेगा सीनियर मैनेजर के लिए, फिर 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात, यहाँ पे अगर तू 10 साल जॉब में टिक गया ना एमबीए के बाद में, तू पार्टनर बन जाता भाई। और पार्टनर को 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, और वो तो करोड़ तो मैटर ही नहीं करता भाई, जितना तू बिजनेस ला रहा है उसमें तेरा आधा हिस्सा है। जैसे यहाँ पे भी तू सेल्स इंजीनियर बन सकता है। नहीं सुन, तो जैसे केपीएमजी तू ज्वाइन किया, ठीक है, केपीएमजी का जो भी तू बिजनेस लाएगा, मान ले 1 करोड़ का तू किसी को ऑन बोर्ड किया है, उसमें 50 लाख दे रहा, तू साल के अंदर में 10 डील भी कर रहा है तो कितने करोड़ हो गए तू सोच। को फाउंडर बन सकता है टेक्निकल। इधर में सेल्स वाली तो प्रॉब्लम है ना टेक में, क्योंकि हम एनआईटी से आए तो उधर में भी सेल्स वाले रोल आते थे, उनको भाई सैलरी बहुत कम मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती है, तो उधर में किसी का वो जो इंटरेस्ट ही नहीं रहता। मैं अभी रिग्रेट करता, हमारे यहाँ पे रिलायंस करके आई थी, वो एरिया मैनेजर बना रही थी, पर वो सैलरी दे रही थी केवल 6 लाख, तो भाई उसमें लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे। अभी मैं जब एमबीए में एडमिशन लिया और जब मैं एमबीए से पास आउट भी हो गया, अभी भी मेरे को उस बात का रिग्रेट है कि अगर मेरा कोई मेंटर होता उस टाइम पे, मेरे को बताया होता तो मैं वो सेल्स मैनेजर वाली रोल लेता, और आज मैं राजस्थान को लीड कर रहा होता रिलायंस की तरफ से, और इतना पैसा मिलता कि मैं सोच भी नहीं सकता। पर उस टाइम वो स्टार्टिंग में बहुत कम देते हैं, क्योंकि वो बंदे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि ये बंदा टेक वो सेल्स के लिए बना भी है। तो जो एमबीए से ग्रेजुएट होगा आईआईएम से, तो उसका स्टार्टिंग पैकेज एवरेज कितना होता है? अराउंड 25 के आसपास रहता है। और स्टार्ट करने के 5 साल बाद कितना पैकेज होगा एवरेज? 5 साल बाद का 80 के अराउंड। 80 लाख सीटीसी या केवल बेसल? नहीं, इसमें मैं तेरे को बताता प्रॉब्लम कहाँ, जो हम डायरेक्ट हम तो ये पैसे में बात कर लेते हैं कि भाई कितना पैकेज होगा, पैकेज बता दे, पैकेज बता दे। जो लाइफ मिलती है ना मैनेजमेंट रोल में, वो तो इमेजिन नहीं कर सकता कि कभी कोडर्स को मिलेगी। यहाँ पे भाई तेरे को हर वीक या हर 2 वीक में तो तेरे को फील्ड ट्रिप पे भेज देते हैं कि फलानी कंपनी के पास जा, वहाँ तो 1 वीक रहे, और 5 स्टार या 4 स्टार होटल में रखते हैं, जहाँ पे भी भेजेंगे। कंट्रीज टू कंट्रीज में भेजते हैं कि भाई इस क्लाइंट से मिलकर जा, अभी जैसे हमारे जो मेरी कंपनी है वो फिलीपींस थाईलैंड में काम करती है, तो ये भेजती रहती है लोगों को थाईलैंड और फिलीपींस, 15-15 दिन तक भेजती है। अब 15 दिन तू अगर जाएगा खुद के करते हुए तो सोच ले कितना खर्चा लगेगा। अच्छा चलिए बता, जो 2 से 4 साल जिनके पास एक्सपीरियंस है, इंजीनियर्स के पास जो स्टक है कि मतलब वो अब स्विच करें या एमबीए करें या स्किल अप करें अपने आप को, तो कैसे डिसाइड करें क्या करें वो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं? देख, अगर तू जो भी ऐसा बंदा है वो अगर अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, जो भी वो काम करता है, बस उसको केवल ग्रोथ करना है, तो वो स्किल पे फोकस करे, स्किल डेवलप करे और स्विच मारे, तुरंत स्विच मारे, क्योंकि सेम कंपनी में रहने पे ना तो पैसा बढ़ेगा ना पोजीशन बढ़ेगी, वहीं पड़ा रहेगा भले कितनी स्किल अर्न कर ले। तो स्किल डेवलप करके तुरंत स्विच मारना, ये बेस्ट ऑप्शन है जिस बंदे को ये अपना फील्ड पसंद आ रहा है। जिसको पसंद नहीं आ रहा है उसको भाई और कुछ नहीं सोचना चाहिए, एमबीए वगैरह करो या एमटेक कर लो, तुम्हारा उसको मतलब डोमेन स्विच करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं उसके बाद। मान लिया अभी कोडिंग फील्ड में वो एआई में चला जाए, डाटा साइंस में चला जाए या साइबर सिक्योरिटी में चला जाए, तो वैसे एमटेक करके उधर जा सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं यार मेरे को अब टेक में रहना ही नहीं है, तो फिर एमबीए। तो ये 3 स्ट्रीम्स। और इंडिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं या अब्रॉड में एमबीए करने के बाद? सब जगह भाई, और फायदा ये है एमबीए करने का, तूने ये सही क्वेश्चन पूछा कि तुमको बहुत ज्यादा एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है एमबीए के बाद में, क्योंकि तुम अलग अलग कल्चर में जाते हो, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में, क्योंकि तुमको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो तुम्हारा जो ग्लोबल एक्सपोजर है उसमें तुमको हेल्प मिलती है कि तुम बाहर में अब्रॉड में जॉब ले सकते। स्टार्टअप में जाना चाहिए, एमएनसीज में जाना चाहिए? देख, इसका 2 पर्सपेक्टिव है। जिसको अगर स्टेबल जॉब चाहिए कि मेरे को बिल्कुल एकदम प्री डिफाइंड टास्क चाहिए कि रोज मेरे को सेम काम करना है, मैं अपना आऊंगा सुबह 9 बजे बैठूंगा, मेरे को पता है आज मेरे को क्या करना है, और मैं 5 बजे 6 बजे तक अपना सारा काम निपटा के निकल जाऊंगा ऑफिस से, तब तो तुम जाओ एमएनसी। अगर तुमको चाहिए कि भाई कुछ चाहिए तूफानी, जो सलमान खान कहता था ना कि आज कुछ तूफानी करना है, तो तुमको अगर कुछ तूफानी करना है तो फिर स्टार्टअप में घुसो। वहां पे तुमको नहीं पता कि आज क्या काम आने वाला है। सुबह तुम 9 बजे ऑफिस आ रहे हो, उधर से सीईओ कॉल करके गाली भी सुना सकता है तुमको
कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो क्लाइंट का फलानी चीज फट गई, अब तुमको हैंडल करनी है, फट गई भाई, कोई नहीं। टेक वालों को तो कुछ बोलेंगे, तुम टेक वाले हो, टेक वालों को बोलेंगे भाई कैसे फट गई, तुम तो बग लिख के बता के आ जाओगे भाई एक बग आ गई थी, आरसीए भी दे दोगे, सीएपीए भी दे दोगे, बट क्लाइंट नहीं सुनने वाला कि भाई तुम रोज कुछ ना कुछ बग का बहाना लेके आ जाते हो। तो क्लाइंट को मैनेज करना ये प्रॉब्लम है। और क्या था कि स्टार्टअप में जाके तुमको ग्रोथ बहुत मिलती है, कि तुम्हारा जो लेडर है ना बहुत फास्ट होता है वो। और जनरल मैनेजर छोड़, यहाँ पे हम एक्ट करते हैं एज ए मिनी सीईओ, कि हमारे को सारी पावर दे रखी है। तुझे किस बंदे को हायर करना है, मैंने अभी हायरिंग पोस्ट भी डाल रखी है लिंक्डइन पे, तो किस बंदे को हायर करवाना है, किस टीम में हायर करवाना है, सब कुछ पावर दे रखा भाई। एचआर वाला पावर भी हमको दे देते हैं। तो तुम जनरल मैनेजर वाला तो था ही कि तुम क्लाइंट से भी डील करोगे, तुम टेक टीम से भी डील करोगे, टेक में कुछ अगर तुमको फिक्सेस करवाने हैं, कुछ प्रोडक्ट स्ट्रीमलाइन करवाना है, टेक को बोलो, कोई नहीं कर रहा है तुमको बताओ। तो वो सारा तुमको जो अपॉर्चुनिटी मिलता है ना वो स्टार्टअप में मिलता है। तुम एमएनसी में जाओगे, तुमको एक जगह रख देंगे एक बॉक्स में कि तेरे को यही काम करना है, इसके अलावा तेरे को इधर उधर कुछ नहीं देखना है, तुझे अंधा हो जाना है कि इधर का प्रोडक्ट फट रहा है तो फटा रहने दे, तेरे को मतलब नहीं है, तुझे अपना काम करना है, खत्म। यहाँ पे अगर इसका प्रोडक्ट फट रहा है तो वो भी मेरी प्रॉब्लम है कि भाई क्यों फट रहा है, तूने बताया क्यों नहीं, तूने फिक्स क्यों नहीं करवाया, तो वैसा है। तो अगर मैं कंपैरिजन लूं कि टॉप इंजीनियर्स, टॉप एमबीए ग्रेजुएट्स और टॉप इंजीनियर कौन ज्यादा पैसा कमाता है? पैसे के टर्म्स में अगर देखेगा तो टॉप में जो तू बोल रहा है ना, तो टॉप में तो इंजीनियर कमा रहा है पैसा। जैसे एआई इंजीनियर हो गया, एआई इंजीनियर हो गया, या अमेजन के टॉप 5% कोडर्स मान ले, या गूगल के मान ले, या माइक्रोसॉफ्ट के मान ले, तो उधर में टॉप 5 to 10% जो लोग हैं वो ऑब्वियसली एमबीए वालों से ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन हमेशा कमाएंगे, लेकिन ये हाँ मैं वही यार कि उनका जो कर्व है ना स्टार्टिंग में बहुत ऊपर से चलता है और वो ऐसे 5-10 साल तक ऊपर रहता है। लेकिन जो एमबीए वाले उनका थोड़ा नीचे से स्टार्ट होता है और वो 10 साल के बाद उनको क्रॉस करके निकल जाता है। तो जो ये एमबीए वाले होते हैं ना, उनके जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है ना, या सैलरी स्ट्रीम्स तो ऐसे समझ ली, वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं बहुत ज्यादा। उनको एक जगह से पैसा नहीं आ रहा होता, मल्टीपल जगह से पैसा आ रहा होता है 10 साल के बाद। मेरा अभी यहाँ कंपनी में जो सेल्स वाला बंदा है, वो एक कंपनी का कुछ डायरेक्टर बना हुआ है, इधर में सेल्स हेड बना हुआ, दोनों से उसको पैसा आ रहा है। और तू टेक्निकल बोर्ड में भी बैठा हुआ, किसी कंपनी के। तू टेक्निकल रिक्रूटर भी है ना? हाँ मैं सारा कर लेता भाई, मैं टेक से हूँ इसलिए। तो फिर मतलब अब किस स्किल्स पे फोकस करें? जो फ्रेशर लोग आ रहे हैं, क्या सीखना चाहिए? हायरिंग हो भी रही है मार्केट में कि नहीं हो रही है? मतलब बोलने की डेड हो गई है भाई जॉब्स पूरी? भाई डेड वेड कुछ नहीं हुई है, ये सब ऐसा हवाबाजी है कि एआई रिप्लेस कर देगी, ये कर देगी। हम एआई कंपनी है, हम एआई के प्रोडक्ट्स बना के ग्लोबल क्लाइंट्स को बेच रहे हैं। पीएनजी हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। पीएनजी थाईलैंड, फिलीपींस और इंडिया के तीनों मार्केट हमारे पास है। पीएनजी अगर नहीं जानता हो कोई तो गूगल पे सर्च करे, कितना बड़ा ब्रांड है पता चलेगा। तो वो हमारा कस्टमर है और हम एआई के प्रोडक्ट्स बना के उनको बेच रहे हैं। और हम ये हायरिंग कर रहे हैं रोज, कि हमको हर टीम में बंदा चाहिए, रोज चाहिए। तो क्या स्किल्स चाहिए भाई उसके लिए? क्या सीखना चाहिए जो फ्रेशर बंदा है? जैसे अपने टाइम पे डीएसए कर लो, डेवलपमेंट कर लो, तो क्या करें? अभी देख यार, डीएसए वगैरह का इतना कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि चैटजीपीटी वगैरह आ गया है। तो तुमको कितना ही कॉम्प्लेक्स तुमको चीजें देखना है, तो तुम पहले क्या होता था कि यार कोड ऑप्टिमाइज कैसे करना है, यही डीएसए का मेरे हिसाब से मेन फोकस होता है कि तुमको ऑप्टिमाइज कोड लिखना है। पहले मैं कुछ भी 4 लूप लगा के कोड लिख रहा होता था, तो अगर तूने डीएसए पढ़ा हुआ तो तू उसको 1 लूप में या 2 लूप में कर लेगा। अभी वो सेम काम चैटजीपीटी कर देगा। तेरे को प्रॉब्लम बताना है, जो भी तू लिखना चाह रहा है उसको 4 लाइन में लिख के दे दे, उसको 4 लूप वाला कोड लिख के दे दे, वो करेगा कि भाई एक लूप में इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है। तो वो प्रॉब्लम तो वहां सॉर्ट आउट होगी। अब तुमको अलग अलग स्किल्स पे फोकस करना चाहिए कि इसको एक्चुअल में कोई भी जो प्रोडक्ट मैं तेरे से बनवाना चाहता कि मेरे मोबाइल में ये फीचर मेरे को लाना है, तो वो कैसे लाना है, उसमें क्या क्या फीचर्स कहाँ क्या डालना है, तो वो थोड़ा एक बिजनेस पर्सपेक्टिव कोडर्स को भी अभी डेवलप करना पड़ेगा। फ्रेशर क्या क्या सीखे फिर? फ्रेशर तो भाई कुछ नहीं, इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप में ये मत देखो कि भाई पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इंटर्नशिप कैसे ढूंढे? ये एक चैलेंज है भाई, मेरे को तो खुद को नहीं मिली थी भाई अच्छी इंटर्नशिप। मुझे भी नहीं मिली थी, किसी हो गए। हाँ, तो ये एक चैलेंज है, अच्छी इंटर्नशिप ढूंढना चैलेंज है। तो इसमें तो कॉलेज ही हेल्प कर सकता है क्योंकि बंदा कुछ जानता ही नहीं मार्केट के बारे में। जो हमारा ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट जो सेल होता है ना, वो उसमें तो बंदा बैठता है, उसको सारा कुछ पता है। तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो अपने बच्चे हैं उनको अच्छी जगह पे इंटर्नशिप दिलाए। तो चल अब एक सिंपल फाइनल आंसर ये है कि अगर मान ले कि बंदा टॉप जॉब में है ऑलरेडी, तो उसको एमबीए नहीं करना चाहिए या उसको भी करना चाहिए टेक में? एक अच्छे कॉलेज से है, एक अच्छी कंपनी में है, मतलब टियर 1 कंपनी है। के लिए आईएम्स ने एक प्रोग्राम बना रखा है, एग्जीक्यूटिव एमबीए करके होता है। तो वो वीकेंड्स पे होता है, वीकेंड्स पे तुम्हारी क्लासेस लगती हैं। तो अगर उनको करना है कि भाई मैं पहले से खूब पैसा कमा रहा हूं और मेरे को अपने फील्ड में मजा भी आ रहा है, तो मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को स्विच करना है फील्ड। क्योंकि एमबीए जो रेगुलर एमबीए जो लोग करते हैं ना, वो फील्ड को स्विच करने के लिए करते हैं। मेरे को अपने फील्ड में मजा नहीं आ रहा, मेरे को कुछ और करना है, तो मेन मोटिव वही रहता है। लेकिन तेरे को बहुत साल हो गए, 6-7 साल हो गए काम करते हुए, और अभी भी तेरे को फील्ड एक्साइटिंग लग रहा है, टेक वाला फील्ड कंटिन्यू करना है, तो एग्जीक्यूटिव एमबीए जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसमें अभी 7 साल हो गया है, 10 साल में अभी तू मैनेजर बनने वाला होगा, फिर तू सीनियर मैनेजर बनेगा, तो तेरा लेडर अप होते जाएगा। तो तेरे को पीपल मैनेज कैसे करने हैं, ये तेरे को स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीखेगा तो तू फेल हो जाएगा। तो हमको एमबीए के अंदर में बहुत सारे केसेस ऐसे करवाए भी जाते हैं जहाँ पे मैनेजर बन जाते हैं लोग, अच्छी पोजीशन पे, अच्छे कंपनीज में मैनेजर बन जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। वो फिर चाहते हैं कि मैं तो अपना जो नीचे वाला जो कोडर वाला लाइन था वहां पे चला जाऊँ, सीनियर कोडर भी नहीं हूँ। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो मैनेजर बन के, क्योंकि उससे लोग मैनेज नहीं हो रहे, उसकी टीम मैनेज नहीं हो रही, पूरा चीज हो जाता है। तो वो अगर तुमको मैनेजमेंट स्किल सीखनी है तो तुमको मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। और उसके लिए की वैल्यू है। हाँ, एग्जीक्यूटिव की वैल्यू यही है कि तुम्हारे जो मैनेजमेंट का जब भी प्रमोशन होगा, तो उसमें तुम्हारे जो भी ऊपर में इवेलुएट कर रहा होगा, वो ऑब्वियसली तुमको बताएगा नहीं कि किस बेसिस पे कर रहा है, बट वहाँ पे उसके नजर में रहता है कि इसने पीपल मैनेजमेंट स्किल सीख रखी है। सुपर भाई, एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? करो आंसर देने में रैपिड फायर में तेरे को, ठीक है? जो भी तेरे दिमाग में आएगा, ठीक है?
केवल या तो वन वर्ड आंसर करेगा या वन लाइन आंसर करेगा, ठीक है। सोचना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, जो तेरे दिमाग में है बस ठीक फेंक है। देना मुझसे, ठीक है। बीएससी और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, एमबीए और जॉब, एमबीए के बाद जो भी करनी है, स्टार्टअप और एमएनसी, स्टार्टअप, एनी डे स्टार्ट, इंडिया और अब्रॉड, दोनों। एक चूज करना तुझे, डिप्लोमेटिक में तो पहले इंडिया में काम करो, सब चीजें सीखो, फिर बाहर जाओ, कुछ साल काम करो, वापस इंडिया जाओ। नेवर फॉरगेट योर मदरलैंड। कोडिंग और प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट, नेटवर्किंग या फिर स्किल्स काम आती हैं। दोनों आती है भाई। अगर मैनेजर बनना है तो दोनों चाहिए, अगर कोडर रहना है तो फिर केवल स्किल्स, नेटवर्किंग का कोई मतलब नहीं है उस टाइम। सर्टिफिकेशंस यूजफुल होते हैं यूजलेस, कोई मतलब नहीं है भाई, कोई पूछता भी नहीं है। एआई रिप्लेसिंग इंजीनियर्स और नॉट, रिप्लेसिंग टू सम एक्सटेंट, बट उससे जॉब और ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। वन स्किल एवरी स्टूडेंट शुड लर्न, पीपल मैनेजमेंट, स्टूडेंट कैसे सीखेगा। अच्छा स्टूडेंट को चाहिए एआई के डोमेन में कुछ एक्सप्लोर करे। हार्श ट्रूथ अबाउट करियर्स भाई, जितने भी करियर, हार्श ट्रूथ तो भाई हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई भी जॉब गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट वाले एक जो सिंपल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे घर वालों से भी कभी कभी बात होती रहती है कि भाई तू प्राइवेट में क्यों गया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में उन लोगों को जाना चाहिए जो बिल्कुल लेजी है, जिनको जिंदगी में कुछ नहीं करना, जिनको, और उनको मोटिवेट भी ऐसे ही किया जाता है। मैं बताता हूँ, जब वो कोचिंग में जाते हैं ना, उनको मोटिवेशन का फैक्टर भी यही होता है, अरे 3 साल मेहनत कर ले भाई, फिर पूरी जिंदगी मजे में है। तो भाई क्या तू इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बिल्कुल एकदम निकम्मा बनाना चाहता है, लेजी हो जाना। और तो उसी फिर का वो तो देश के ऊपर तो एनपीए हो गए ना, वो तो नॉन परफॉर्मिंग। एग्जैक्टली भाई, गवर्नमेंट को इसको एकदम पूरा चेंज करना चाहिए कि भाई तू क्या कर रहा है। उनको मोटिवेट भी ऐसे ही कर रहा है कि भाई 3 साल मेहनत कर ले, फिर मजे कर रहा है पूरी जिंदगी। फिर वो ऐसे मजे ही करता है, इसलिए सरकारी में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहता है कि सरकारी स्कूल में क्यों भेजे भाई, वहां तो मास्टर कुछ सोता रहता है। कमेंट सेक्शन में तो पहला भी जा सकता है इसके ऊपर, कोई बात नहीं भाई, पर रियलिटी यही है। चल एक मिस्टेक यू ऑलवेज रिग्रेट इन योर लाइफ करियर वाइज। जो रिलायंस वाली कंपनी आई थी एरिया मैनेजर का रोल लेके, इट वाज 6 लाख का एलपीए उस टाइम पे, बट मैं उसको अभी कंसिडर करता कि वो 60 लाख का एलपीए था। वो विजन होना चाहिए था उस टाइम पे किसी के अंदर में, वो देखने का कि इसका लॉन्ग टर्म बात क्या है। अच्छा, वो तुमको फ्री में एमबीए भी करा देता भाई, रिलायंस का जो अपना कॉलेज है वहां से वो तेरे को एमबीए भी करा देता। वो तेरे को, अब तक वो एरिया मैनेजर छोटा होता है एक डिस्ट्रिक्ट का बनाते, अब तक वो तेरे को राजस्थान का मैनेजर बना दिए होते, रीजनल मैनेजर करके जो बोलते हैं वो बना दिए होते, एमबीए फ्री में अपने कॉलेज में करा दिए होते, और तेरे को बाहर में कितने विदेशों में तेरे को घुमा दिए होते, सब कुछ फ्री में हो गया होता। करियर वाइज या फिर इंडस्ट्री में तेरे को आईआईएम टैग से कुछ अलग रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब तू किसी को एकदम से बताता है आईआईएम लखनऊ एकदम मिलती है भाई, एकदम मिलती है, पर सोसाइटी में नहीं मिलती है, क्योंकि सोसाइटी में लोग जानते ही नहीं। वो सोसाइटी छगन चाचा की नहीं चाहिए भाई अपने को रिस्पेक्ट। एक दिन हमारा नहीं चाहिए भाई अपने को। एक दिन डेवलपर था जो मर्न डेवलपर, तो मैं ऐसे बात कर रहा था कि भाई ये इश्यू फिक्स करना है, ये फटा हुआ है। तो कह रहा कि हाँ सर फिक्स तो करना है बहुत दिन से। तो मैं बोला कि यार तुम लोग चिपड़ी जो टेप चिपका रहे हो कि आज फिक्स हो जाएगा, 2 दिन चलेगा फिर फट जाएगा, तो ऐसा नहीं चाहिए। तो बात बात में पूछ लिया सर आपने कहाँ से क्या पढ़ाई करी थी, बोला आईएम से। बोला आईएम से हो भाई, अलग ही उसका पूरा नैरेटिव परसेप्शन सब चेंज हो गया उसके दिन से। उस दिन से वो जो बात करता है वो भी अलग ही करता भाई, तुरंत जैसे कॉल करूंगा तुरंत काम करेगा, हाँ सर कर रहा हूँ। लड़कियों को जब बताता है कि भाई मैं एकदम से नॉर्मल बातचीत करता है, फिर जैसे बताता है कि आईएम लखनऊ से हूँ, तो कुछ अलग परसेप्शन चलता उनका। नहीं मैं लड़कियों की तरफ ज्यादा देखता नहीं। अबे झूठ मत बोल, कह सकते हैं पहुंच ले भाई, कुछ ही पहुंच ले। तो जो तेरी मतलब अभी लाइफ है, तो मतलब उसमें नो रिग्रेट। एक तो चला छोटा मोटा रिग्रेट हो गया, चल बड़ा रिग्रेट भी है, बट तू 4th ईयर में, अभी मान ले तू 3rd 4th ईयर में, तू क्या करेगा? अगर सीएस में हो तो फिर से वही कोडिंग करूंगा, क्योंकि मैं तो वापस पहुंच गया वहीं पे। मेरे को नहीं पता कि मेरे को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, ऑब्वियसली कोडिंग करूंगा, फैंग को टारगेट करूंगा, हो गया तो जाऊंगा। वहां अलग बात है कि नहीं मजा आएगा तो फिर से वही सोचूंगा कि भाई कहाँ जाना बहुत है। ठीक है, मैं इसको पॉडकास्ट को एंड करता हूँ। तो एंडिंग में मतलब तू सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, राइट? हाँ भाई आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जो स्कूल में बच्चे उनको क्या मैसेज देगा? स्कूल में बच्चे भाई चिल करो और कुछ नहीं, पढ़ाई ग्रेड करो। नहीं पढ़ाई करो, एक तो ये साइंस और ये मैथ। तो भाई बहुत मजा आ गया भाई राजेश तंवर के साथ बातचीत करके भाई, एकदम देसी और एकदम रो बातचीत हुई है। ऐसा कंटेंट भाई मुझे नहीं लगता कहीं मिलने वाला है। भाई हम है देसी देसी भाई, और जहाँ जाते हैं हमारे देसी लोगों को पगला देते हैं भाई, ये तू कैसे कर दिया।